हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई एम फहीम, वेलकम टू सिविल जोन एकेडमी। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं। काफ़ी शानदार रहने वाला है, काफ़ी बेहतर कंटेंट आपको देखने को मिलेगा विद द बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। दिस इज फॉर द डेली करंट अफेयर वीडियोस। सोर्सेज आधा द हिंदू, PIB, ऑल इंडिया रेडियो। दोस्तों आज है 9 अगस्त और हम जो डिस्कस करने वाले हैं 8 और 9 अगस्त का कंबाइंड डिस्कशन होने वाला है। ये देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम वेदर इट इज UPSC, PCS, EPFO, SSC, NDA, CDS, बैंकिंग एंड रेलवे। चलिए दोस्तों देखते हैं आज की पहली न्यूज़ क्या है। अभी एक सबमराइन ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये दोस्तों 10 अगस्त को लगभग कल के दिन ही अभी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इनोग्रेट होने वाली है। इसकी जो लेंथ बताई जा रही है 2300 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा 2300 किलोमीटर इसकी रेंज है। और सबमराइन ऑप्टिकल फाइबर केबल मतलब सबमराइन का मतलब एक समुद्र के अंदर बिछने वाली है लाइन, क्लियर। और कहां से कहां तक कनेक्ट करने वाली है, चेन्नई तमिलनाडु में है, क्लियर। तमिलनाडु चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर मतलब कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार, ठीक है। तो अभी देखेंगे कहां पर है ये। अभी जो ये कनेक्ट करने वाला दोस्तों जो अंडमान की मेजर आइलैंड कौन कौन से लगभग जैसे हैवलॉक, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, कमोर्ता, रंगत, लिटिल अंडमान। देख लेते हैं इसमें अभी मैप में। देखिए यहाँ पर है, ये देखिए इंडिया हो गया, यहाँ से चेन्नई हो गया, तो यहाँ से कनेक्ट करने वाले हैं अंडमान निकोबार को, क्लियर। तो ये देखिए यहाँ पर ये अंडमान निकोबार है। तो ये देखिए ये हैवलॉक, रंगत, ठीक है, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कमोर्ता और ग्रेट निकोबार, ठीक है, सबसे साउथ में सबसे नीचे है ये। तो इस तरीके से लाइन को ये कनेक्ट, ये केबल बिछने वाली है। अब देख लेते हैं इसका मकसद क्या प्रोवाइड कराना है दोस्तों, एक तरीके से फास्टर और रिलायबल मोबाइल एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, क्लियर। तो अंडमान निकोबार में इसका जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया था लगभग 2018 में रखा गया था, क्लियर। तो अभी ये इनोग्रेट होने वाला है और ये कितना डिलीवर करने वाला है। जो बैंडविड्थ है दोस्तों लगभग 2 × 200 गीगाबाइट बिट पर सेकंड, ध्यान रखिएगा ये, क्लियर। तो 2 × 200 गीगाबिट्स पर सेकंड। और कहां से, लगभग चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, जो अंडमान निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। तो वहां पर कितनी बैंडविड्थ होने वाली है चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक की 2 × 200 गीगाबाइट। और ध्यान रखिएगा इसके बाद में जो पोर्ट ब्लेयर से पहुंचने के बाद में फिर ये अदर आइलैंड पे पहुंचाएगी, तो उसकी कितनी बैंडविड्थ है 2 × 100 गीगाबिट पर सेकंड। ध्यान रखिएगा चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर अगर जा रही है तो इसकी जो बैंडविड्थ है 2 × 200 गीगाबिट, क्लियर, पर सेकंड। और जो जब पोर्ट ब्लेयर से जो अदर आइलैंड पे जाने वाली है तो ये दोस्तों 2 × 100 गीगाबिट, ध्यान रखिएगा ये 200 है, ये 100 है गीगाबिट पर सेकंड। तो इस तरीके से इसकी ये फ्रीक्वेंसी है। बाकी देख लेते हैं ये किस फंड के तहत ये पाइपलाइन, ये किस फंड के तहत दोस्तों केबल जाने वाली है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, ठीक है। तो इस फंड के द्वारा ये प्रोजेक्ट सेट किया गया है। बाकी इसको जो एग्जीक्यूट करने वाला है BSNL, क्लियर, BSNL के द्वारा एग्जीक्यूट करने वाली है, साथ में डिपार्टमेंट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन, क्लियर। और आप देख सकते हैं अभी क्या है, यहाँ पे 4G सर्विस इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, नेट कनेक्टिविटी वगैरह काफी अच्छी नहीं है। तो इस तरीके से काफी अच्छी अगर ये बैंडविड्थ पहुंच जाता है तो काफी अच्छे से हाई स्पीड इंटरनेट यहाँ पे देखा जा सकेगा, क्लियर। बाकी देख लेते हैं अगर ये बात हुई तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। तो दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट फंडेड हुआ है इस फंड के तहत फंड हुआ है, क्लियर। तो इस फंड के बारे में जान लेते हैं आखिर क्या है। तो ये फंड करता है दोस्तों, इंश्योर करता है एक तरीके से यूनिवर्सल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस, क्या प्रोवाइड कराने के लिए ICT, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT का मतलब ये है। तो इस तरीके से सर्विस प्रोवाइड कराने वाला है कहां पर, रूरल और रिमोट एरिया, ध्यान रखिएगा रूरल और रिमोट एरिया एट द अफोर्डेबल प्राइस, काफी कम दाम में, क्लियर। तो रूरल एरिया को एक तरीके से डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए, और देख सकते हैं रिमोट एरिया, और अंडमान निकोबार के दोस्तों एक तरीके से रिमोट एरिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फंड यहाँ पे यूज किया जा रहा है। बाकी जो फंड क्रिएट किया गया था 2002 में क्रिएट किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा, क्लियर। और एक पॉइंट ये कि ये नॉन लैप्सेबल फंड है। नॉन लैप्सेबल का मतलब क्या है, इसका मतलब कोई भी अगर मान लो कि 2020 में ये फंड लगभग 50 करोड़ दिया गया है, इसके बाद में 2021 में दिया गया है 50 करोड़, क्लियर। तो एक तरीके से देख सकते हैं अगर ये फंड मान लो 2020 में यूज नहीं हुआ है, क्लियर, तो एक तरीके से ये फंड खत्म नहीं होगा। ये फंड क्या होगा, आगे ऐड हो जाएगा 2021 में, तो लगभग अब कितना हो जाएगा 100 करोड़। तो इसको बोलते हैं नॉन लैप्सेबल फंड, क्लियर। और ये जो फंड है दोस्तों, इस जो फंड को एक स्टेटस दिया, पावर कहां से मिल रही है, ठीक है, जो सपोर्ट मिल रही है ये मिली है स्टैट्यूटरी सपोर्ट कहां से मिली है, इस एक्ट के तहत, इंडियन टेलीग्राफ अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो इस एक्ट के तहत इसको सपोर्ट मिली इस फंड को, क्लियर। और ये जो फंड रिक्वायर करता है, जो क्रिएट करता है, लगभग पार्लियामेंट्री अप्रूवल होना चाहिए, क्लियर।
चलिए देख लेते हैं। बाकी अगर लोकेशन देखा जाए, देखिए ये अंडमान निकोबार है, क्लियर। तो ये देखिए ये इंडिया हो गया हमारा, यहाँ पे चेन्नई है, तो चेन्नई से लगभग ये अंडमान निकोबार यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से पाइपलाइन जाने वाली है अंडरग्राउंड। अब देख लेते हैं अगला क्या है दोस्तों, अगले हाँ यहाँ पे देख लेते हैं। अभी एक अंडमान निकोबार के बारे में जान लेते हैं, आखिर यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर। तो देख लेते हैं अंडमान निकोबार अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से आइलैंड है, मेजर आइलैंड देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला आता है नॉर्थ अंडमान, क्लियर। इसके बाद में आता है मिडिल अंडमान, ठीक है। ये देखिए ये इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, और सब जो ठीक है। तो नॉर्थ, मिडिल और लोअर अंडमान। इसके बाद में जो सबसे नीचे होता है दोस्तों लिटिल अंडमान होता है, क्लियर। अभी हम अंडमान में चल रहे हैं, ये अंडमान के आइलैंड हो गए, ठीक है। और निकोबार के आइलैंड यहाँ पर है। तो निकोबार जो स्टार्ट होता है कार निकोबार से होता है, ठीक है। और सबसे साउथ में कौन सा, ग्रेट निकोबार। तो सबसे साउथ में दोस्तों कौन सा पूछा जाता है, जो अंडमान निकोबार के सबसे साउथ में है ग्रेट निकोबार, और सबसे नॉर्थ में क्या, नॉर्थ अंडमान, क्लियर। अब एक क्वेश्चन आता है कि अंडमान निकोबार जो है कौन से डिग्री चैनल से बटा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा 10 डिग्री चैनल का, ये देखिए काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा 10 डिग्री चैनल इसको डिवाइड करता है, किसको, अंडमान और निकोबार को, क्लियर। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है किस किस आइलैंड के बीच में। तो ध्यान रखिएगा जो 10 डिग्री चैनल है ये लिटिल अंडमान, देखिए यहाँ पे ये लिटिल है, और किस किस के बीच में, कार निकोबार, ठीक है। तो इस तरीके से मैपिंग के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा 10 डिग्री चैनल, एक तो क्वेश्चन ये है कि अंडमान और निकोबार के बीच में, क्लियर। दूसरी बात ये किस आइलैंड के बीच में है ये। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, लिटिल अंडमान, और इसके साउथ में क्या है, नीचे कार निकोबार। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में ये 10 डिग्री चैनल है, क्लियर। अभी देख लेते हैं एक न्यूज है, कामनाथ पैनल बनाया गया, कंस्टिट्यूट किया गया आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। कि पर्पज क्या है इसका दोस्तों, रीस्ट्रक्चर्ड लोन, ठीक है। तो इसको किस तरीके से रीस्ट्रक्चर्ड लोन के लिए एक पैनल बनाया गया है, ठीक है, आरबीआई के द्वारा। अब देख लेते हैं रीस्ट्रक्चर लोन क्या होता है दोस्तों। रीस्ट्रक्चर लोन की बात की जाए तो इस तरीके से ये कह सकते हैं कि एक तरह से बैड एनपीए होता है ये, ठीक है, बैड एनपीए होता है, मतलब एक तरह से इसको लोन को रीस्ट्रक्चर्ड किया जाता है। कह सकते हैं कि अगर मान लो किसी जैसे कोविड-19 का चल रहा है अभी, ठीक है, तो बहुत सी कंपनी बहुत सी चीजें क्या है अभी इसको रीपेमेंट करने में काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके से, और इंटरेस्ट रेट, तो रीस्ट्रक्चर लोन में क्या किया जाता है, जो भी लोन दिया जाता है उसके रीपेमेंट का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, मान लो किसी कंपनी ने लोन लिया तो एक टाइम पीरियड होता है कि इस लोन को पेमेंट किया जाए, क्लियर। तो इसको जो रीपेमेंट का जो है इसका टाइम पीरियड को एक्सटेंड करना, क्लियर। दूसरा इंटरेस्ट रेट वगैरह को कम करना। तो इस तरीके से उसको रीस्ट्रक्चर्ड किया जाता है लोन को, क्लियर। तो इसको बोला जाता है रीस्ट्रक्चर्ड लोन। एक तरीके से जो पहला लोन है उसको एक ठीक है न्यू एक तरीके से नया लोन बनाया जाता है, क्लियर। तो उसको बोलते हैं रीस्ट्रक्चर्ड लोन, एक तरह से नए नॉर्म्स बनाए जाते हैं उसके लिए। तो ध्यान रखिएगा रीस्ट्रक्चर्ड लोन, क्लियर। तो इसके लिए एक पैनल बिठाएगा कि अभी देखिए कोविड-19 का एरा चल रहा है, तो अभी यही प्रॉब्लम आ सकती है, काफी ज्यादा एनपीए, ठीक है। तो एक तरीके से पेमेंट देने में प्रॉब्लम है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को कम किया जाए, किस तरीके से जो भी है एनपीए कम हो सके। तो इस तरीके से ये एक पैनल बिठाया गया है, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा इस तरह क्वेश्चन आ जाता है कि जो रीस्ट्रक्चर लोन के लिए कौन सा पैनल बिठाया गया, तो ये है कामनाथ पैनल। ये देखिए केवी कामनाथ, ये इनकी पिक्चर है, क्लियर। तो एक तरीके से फाइनेंशियल पैरामीटर को मेजर करेगा, ये रिकमेंड करेगा। तो 5 मेंबर की कमेटी बिठाई गई है, क्लियर। और बेसिकली क्या करना है, इसका पर्पस करना है कि हैव द रिजोल्यूशन ऑफ द कोविड-19 रिलेटेड द स्टेट्स एसेट्स। स्टेट्स एसेट्स क्या दोस्तों, एक तरह से एनपीए प्लस रीस्ट्रक्चर्ड लोन, है ना, एनपीए प्लस रीस्ट्रक्चर्ड लोन, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो इस तरीके से ये इस प्रॉब्लम को कैसे रिजोल्व किया जाए, तो इसलिए ये पैनल बनाया गया है। बाकी देख सकते हैं ये किसके लिए, लगभग जिसने बोरोवर किया एग्रीगेट एक्सपोजर 1500 करोड़ और अब, ठीक है, इससे ऊपर का। तो ये इस तरीके से ये एनालिसिस करेगा, एक तरीके से रिजोल्यूशन इसके लिए प्लान बनाएगा। बाकी फोकस करने वाला है 3 मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड सेक्टर। कौन कौन से सेक्टर हैं, देखिए कोविड-19 की वजह से ये सेक्टर ज्यादा इफेक्ट हुए हैं, जैसे टूरिज्म हो गया, ठीक है, और एविएशन सेक्टर, ठीक, काफी ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल फ्लाइट काफी ज्यादा रुक गई है, क्लियर। कंस्ट्रक्शन और द रियल एस्टेट। तो ये जो 3 सेक्टर है, ध्यान रखिएगा इस सेक्टर को भी काफी फोकस किया जा रहा है, क्लियर।
इन सेक्टर की काफी ज्यादा ठीक है सिचुएशन खराब हो गई है। अब देख लेते हैं, इससे पहले भी एक फ्रेमवर्क आया था, ध्यान रखिएगा, प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क। ये भी दोस्तों 2019 में आया था, इसीलिए आया था किस तरीके से लोन को रिस्ट्रक्चर किया जाए, एनपीए को कैसे कम किया जाए। तो ध्यान रखिएगा प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क 2019 में आया था, ये इसी के लिए आया था, लगभग स्ट्रेस एसेट्स के लिए आया था, क्लियर। और देख सकते हैं बाकी एक स्कीम और है इसके लिए, S4A स्कीम, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एस मतलब S4 मतलब 4S है, सस्टेनेबल स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेस, और स्कीम में देखिए 1 2 3 4 4S और A मींस एसेट्स। तो इस तरीके से इसका एक्रोनिम है। तो ये भी स्कीम दोस्तों एनपीए के लिए, मतलब स्ट्रेस एसेट्स के लिए स्कीम है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अभी देखिए काफी न्यूज में है, ठीक है। मुर्मू साहब तो अभी इनको बना दिया गया, जीसी मुर्मू, अभी इनको कैग, ठीक है, कैग बना दिया गया है, ठीक है। तो देख सकते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, काफी न्यूज में नाम ध्यान रखेगा। तो पहले दोस्तों क्या थे, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, वहां से रिजाइन करने के बाद में अभी फिलहाल में ये कैग के, ठीक है, कैग इनको कैग बना दिया गया। बाकी अभी इन्होंने फिलहाल में ओथ ले ली गई है। बाकी ये कहा जा रहा है ये फर्स्ट ट्राइबल है जो कैग ऑफ इंडिया बनाए गए हैं, क्लियर। जो इनको जो ओथ दिलाई गई है दोस्तों प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। तो ध्यान रखिएगा जो भी कैग होते हैं, ठीक है, तो उनको जो ओथ दिलाता है तो वो कौन दिलाते हैं, प्रेसिडेंट दिलाते हैं, ठीक है। बाकी अब एलजी की पोस्ट खाली हो गई है, जम्मू एंड कश्मीर है, तो इनको फिल करने के लिए आ गए हैं मनोज सिन्हा। तो ये बन गए हैं दोस्तों नए एलजी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ध्यान रखिएगा नए एलजी कौन बन गए, जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, ठीक है। तो इस तरीके से ये यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं कैग के बारे में काफी न्यूज में जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है, डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो कैग को दोस्तों काफी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन ने सेफगार्ड दे रखा है, इंडिपेंडेंसी ऑफ द कैग, क्लियर। और देख सकते हैं इसका जो टेन्यूर होता है, जो कैग बनते हैं लगभग 6 ईयर्स का होता है, या फिर रिटायरमेंट एज कितनी है, 65 ईयर्स, जो भी पहले हो जाए, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा 6 ईयर और रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स। तो इसका टेन्यूर हो गया ये। बाकी इनको जो रिमूव कर सकते हैं दोस्तों प्रेसिडेंट के द्वारा ही रिमूव किया जाता है, क्लियर। और किस तरीके से रिमूव किया जाता है, इन द मैनर ऑफ द रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव किया जाता है उसी तरीके से, उसी मैनर से ये इनको भी रिमूव किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्लियर। बाकी एक्सपेंशन जो होता है कैग का, ठीक है, यहाँ से क्या होता है अलाउंसेस दिया जाता है, ठीक है। और सैलरी जो पेंशन जो इनको दी जाती है वो दी जाती है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, क्लियर। देखिए 2-3 तरह के फंड होते हैं, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया हो गया, क्लियर, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया हो गया। तो दोस्तों ये जो कंसोलिडेट फंड जो ऑफ इंडिया हो गया, तो जितने भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हुआ, जितने भी रिसिप्ट हुआ, तो इस तरीके में ये कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो होता है दोस्तों एक तरह से अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया तो वहां पर ये इमरजेंसी के रूप में यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है ये आर्टिकल 267 के तहत होता है, और जो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया है ये आर्टिकल 266, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी फंक्शन देख लेते हैं दोस्तों, कैग के क्या फंक्शन है। ये ऑडिट करता है जितने भी अकाउंट है रिलेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये दोस्तों ऐसे नहीं कि खाली सेंटर के ये, ठीक है, ऑडिट करता है। ये दोस्तों स्टेट का जो कंसोलिडेट फंड होता है, देखिए एक तो सेंटर का कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया होता है, दूसरा स्टेट का भी होता है, क्लियर। तो जो भी स्टेट के फंड है उसको भी ये दोस्तों ऑडिट करता है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाना। सेंटर के साथ साथ में ये स्टेट का जो कंसोलिडेट फंड ऑफ स्टेट है उसको भी इस तरीके से ऑडिट करता है। और दोस्तों जो यूनियन टेरिटरी ऑफ द जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिस यूनियन टेरिटरी की, अब देखिए यूनियन टेरिटरी में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, यूनियन टेरिटरी कितनी है दोस्तों, 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी है, क्लियर। उसमें से 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी है दोस्तों जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब डायरेक्टली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, ठीक है। 3 लेजिस्लेटिव, ठीक है, 3 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं। बाकी 5 ऐसे हैं जिसमें डायरेक्टली हेड किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट थ्रू द एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्लियर। तो 3 ऐसे हैं जिसके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, क्लियर। कौन कौन से हैं दोस्तों, दिल्ली, पौंडुचेरी, क्लियर। अब पहले 2 थे, अब 3 हो गए दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर, क्लियर। तो ये भी दोस्तों क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो इसके भी जो कह सकते हैं कंसोलिडेट फंड होता है तो इसको भी ये ऑडिट करते हैं, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा बाकी कंटीजेंसी फंड को भी करता है, ठीक है, कैग, और पब्लिक अकाउंट भी करता है।
और बाकी जो अथॉरिटीज लगभग जो प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट जो उनके रिक्वेस्ट पे जो भी अथॉरिटीज हैं उनको भी उसका भी ऑडिट करने का काम रहता है, ठीक है। बाकी इसके बाद में दोस्तों जो भी रिपोर्ट है वो सबमिट करता है प्रेसिडेंट को, ठीक है, प्रेसिडेंट को। बाकी पार्लियामेंट में जाती है, उसके बाद में पार्लियामेंट अकाउंट की जो भी कमेटी है उसको एनालिसिस करती है। अब देख लेते हैं इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। तो हमें पता है कि जो कैग है दोस्तों आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक होता है, क्लियर। तो देख लेते हैं आर्टिकल 148 क्या कहता है, डील करता है कैग का अपॉइंटमेंट, किस तरीके से अपॉइंटमेंट होना चाहिए, किस तरीके से ओथ होनी चाहिए, कैग की क्या सर्विस कंडीशन है। तो वो आर्टिकल 148 में अनुच्छेद 149 में क्या है, एक तरीके से क्या डील कर, क्या पावर है, ड्यूटीज एंड पावर है कैग की, ठीक है। तो ड्यूटीज एंड पावर कहां पर है, आर्टिकल 149 में, क्लियर। बाकी सेंट्रल स्टेट किस तरीके से इस फंड को रखता है, तो आर्टिकल 150 में मिलता है। बाकी आर्टिकल 151 में क्या होता है कि इसके बाद में जो कैग रिपोर्ट सबमिट करता है प्रेसिडेंट को, ठीक है, तो वो किस आर्टिकल के तहत करता है, आर्टिकल 151, क्लियर। देखिए इनकी पिक्चर देख लेते हैं। ये गिरीश चंद्र मुर्मू, ये ठीक है, इन्होंने अभी क्या है जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे यहाँ से इन्होंने रिजाइन करके अभी बन गए कैग, ठीक है। अब दोस्तों जब इनकी यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर की जो वैकेंट हो गई सीट, तो ये जो सीट है इन्होंने फिल कर दी है। मतलब अब जो मनोज सिन्हा जी हैं, ये इनकी पिक्चर है, तो ये बन गए अब जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब देखिए जब कैग जो है, अब ये पहले दोस्तों अभी जो 43rd नंबर के कैग थे राजीव महर्षि, ठीक है, महर्षि। तो अब दोस्तों अब क्या है, अब ये कैग बना दिए गए हैं, क्लियर। तो ध्यान रखिए इनसे पहले कौन थे, राजीव महर्षि जी कैग ऑफ इंडिया थे, क्लियर। अभी एक लॉन्च किया गया है फाइनेंसिंग फैसिलिटी, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा फाइनेंसिंग फैसिलिटी, और किसके तहत किया गया, अंडर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो दोस्तों ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अभी जुलाई में कैबिनेट ने अप्रूव किया था, इसको जानेंगे क्या है। तो इस फंड के तहत ये भी फाइनेंसिंग फैसिलिटी अभी लॉन्च की गई है, क्लियर। कितनी की गई है, लगभग 1 लाख करोड़, ठीक है, इस फंड के तहत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तो लॉन्च की गई है। बाकी इसके साथ में 6 इंस्टॉलमेंट भी लॉन्च किया गया है जो पीएम किसान के लिए है, क्लियर। कितना, लगभग 17,000 करोड़ का, और बेनिफिट करने वाला 1.5 करोड़ फार्मर्स को, ठीक है। तो ये दो फंड है दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि, ठीक है। तो ये स्कीम दोस्तों क्या था, इस स्कीम के तहत अभी फिलहाल में 6 इंस्टॉलमेंट लॉन्च किया गया है। इसमें क्या, इसमें लगभग 2000 रुपीज मिलते हैं, ठीक है, जो भी रजिस्टर्ड होते हैं। लगभग 10,000 बेनिफिशियरी फार्मर्स को मिलेंगे। बाकी एनुअली कितना मिलता है दोस्तों, 6000 जो भी रजिस्टर्ड फार्मर है इस स्कीम के तहत, उसको जो एनुअली मिलता है दोस्तों 6000 मिलता है, क्लियर। और बाकी कितने इंस्टॉलमेंट में, लगभग 2000, ठीक है, 3 टाइम्स से मिलता है, तो 6000 इस तरीके से इनको मिलता है। बाकी जो ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2018 में लॉन्च की गई थी, और ट्रांसफर कितने होने वाले, लगभग 75,000 करोड़ की स्कीम है। अभी देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्या है। तो ये पीछे अभी अप्रूव कर दिया गया था जुलाई में कैबिनेट के द्वारा। देख लेते हैं क्या है ये। एक तरीके से ध्यान रखें दोस्तों, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, किसमें, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की, ठीक है। एक तो होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में दोस्तों जितने भी फंड दिया जाएगा ये सेंटर के द्वारा दिया जाएगा, क्लियर। और सेंट्रल स्पॉन्सर में क्या होता है, इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर फंड देती है, क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, पहली बात तो ये कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, क्लियर। इसके बाद में जो फंड जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है, कहां पर होने वाला है, प्रोजेक्ट फॉर द पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। देख सकते हैं आप देख सकते हैं काफी ज्यादा प्रोडक्शन तो इंडिया में होता है, मगर काफी ज्यादा अनाज जो है बर्बाद हो जाता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, गोडाउन में काफी ज्यादा ठीक है, फूड ग्रेन क्या काफी ज्यादा खराब हो जाता है, सड़ जाता है, क्लियर। तो इस तरीके से एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने के लिए ये फंड प्रोवाइड किया गया पोस्ट हार्वेस्ट के बाद में, क्लियर। इसके बाद में साथ में ये फंड प्रोवाइड कराएगा कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स। देखिए जो भी फार्मिंग के अंदर एसेट्स यूज होते हैं, एसेट्स का मतलब ट्रैक्टर हो गया या और भी ज्यादा मशीनरी यूज होती हैं फार्मर्स के लिए, तो उसमें दोस्तों एक तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा ये फंड, और उसमें एक तरीके से इंटरेस्ट रेट में कुछ छूट भी देगा, क्लियर। तो इस तरीके से फंड प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी लगभग कितने हैं, 1 लाख करोड़ का फंड है, और ये किसको दिया जाने वाला है, जो भी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, ठीक है, और मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर प्रोडक्ट प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, लगभग 10,000 है ये, ठीक है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो इनको ये फंड प्रोवाइड कराने वाले हैं। बाकी लगभग इसका जो है लगभग 4 साल के लिए सैंक्शन होने वाला है, जिसमें से 10,000 करोड़ तो फिलहाल करंट फाइनेंशियल ईयर में, बाकी जो 30,000 करोड़ है
ठीक है। ये हर नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में प्रोवाइड कराए जाएंगे, सैंक्शन होंगे। तो ठीक है, तो दोस्तों लगा 30 हो गए तो 3 बार कराए जाएंगे, लगभग 90 लाख तो ये हो गए और 30 और 10 ही हो गए। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 1 लाख करोड़। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें कितनी छूट होने वाली है। लगभग फार्मर्स को 3% की छूट मिलेगी। ठीक है, और लिमिट कितनी है 2 करोड़ तक की इसकी लोन की लिमिट है। और बाकी जो अवेलेबल होने वाला है, जो छूट देने वाले हैं, लगभग 7 साल तक की है। ठीक है, 7 ईयर्स की है। ठीक है, और बाकी जो रीपेमेंट का जो टारगेट है लोन का, मिनिमम कितना 6 महीने में दे सकते हैं या फिर मैक्सिमम 2 ईयर्स में दे सकते हैं। जो स्कीम है दोस्तों 10 साल के लिए है। ठीक है, 2020 से 2029। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, स्टे सेफ एंड हेल्दी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। दोस्तों नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में ये लिंक दी होगी, जिससे आप टेलीग्राम की लिंक दी होगी, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से आपको फ्री PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।